दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के सिमडेगा जिले के एक छोटे से गांव चुनियारी की, जहां एक 65 साल की बुजुर्ग महिला गंगा देवी जो दर्द से तड़प रही थी। पीठ में तेज चोट लगी थी लेकिन सड़क नहीं था तो एम्बुलेंस आ नहीं पाता है। ग्रामीण वाले ने जब कोई विकल्प नहीं बचा तो पथरीली जमीन पर चलते हुए गंगा देवी को एक चारपाई पर लिटाया और 4 किलोमीटर तक उबड़ खाबड़ रास्ते से उसे उठाकर राज्य हाईवे तक लेकर गए। वहां पर जब एम्बुलेंस आती है वह खराब हो गई। फिर कोई रास्ता था ही नहीं। फिर गांव वालों ने मिलकर पैसे जोड़े और एक प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाई। तब जाकर गंगा देवी को अस्पताल पहुंचाया गया। पंचायत मुखिया ज्योति प्रकाश का कहना था कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अप्रैल 16 को भी एक गर्भवती महिला को ऐसे ही चारपाई पर उठाकर ले जाना पड़ा था। हम कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। दूसरी मुखिया राजद का कहना था कि ना कोई रोड का प्रस्ताव है और ना ही कोई इंजीनियर इलाके में आया है। यह कहानी सिर्फ चुनियारी की नहीं बल्कि यह कहानी है भारत के उन सैकड़ों गांवों की। आजादी के 75 साल बाद भी सड़क एक सपना जैसा है। दोस्तों, सवाल ये है, कब तक लोग दर्द से तड़पते रहेंगे? कब तक विकास सिर्फ कागजों पर ही होगा? हमें सड़कों की जरूरत है, वादों की नहीं। छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में छात्रों का सब्र टूट चुका था, क्योंकि स्कूल की नई सत्र का शुरुआत हुए हफ्ता बीत चुका है लेकिन एक भी शिक्षक स्कूल में नहीं है। कलेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे बच्चों में से कक्षा 6 की छात्र ने बताया कि हमें रोज कहा जाता है कि जब तक टीचर नहीं आते एलईडी टीवी पर पढ़ाई करो और अगर नहीं पढ़ना है तो टीसी लेकर स्कूल छोड़ दो। छात्र ने जवाब दिया कि हम क्यों स्कूल छोड़े, हमें टीचर चाहिए। कक्षा 11 के छात्र बताते हैं कि हम कलेक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने डीईओ ऑफिस भेजा, वहां से हमें फिर कलेक्टर ऑफिस के पास वापस लौटा दिया गया। यह कोई तरीका है बच्चों के साथ व्यवहार करने का? छात्रों का कहना है कि सरकार को शराब की दुकान खोलने की जल्दी रहती है लेकिन बच्चों की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं है। छात्रों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और सरकार से मांग की कि शिक्षकों की नियुक्ति जल्द की जाए, वरना वे बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं। क्लासरूम में टीचर की जगह एलईडी स्क्रीन है। छात्रा बोलती हैं कि टीचर चाहिए, दारू नहीं। टीवी से पढ़ाई नहीं होती है, हमें टीचर चाहिए। ये सिर्फ एक स्कूल की कहानी नहीं है बल्कि देश के कई हिस्सों में शिक्षा व्यवस्था की असलियत है। सवाल यह है, क्या बच्चों को पढ़ने का हक नहीं है? शिक्षा हमारा अधिकार है, दारू की दुकान से नहीं बल्कि शिक्षा से भविष्य बनता है। छात्रों का कहना था कि हमें हर बार यही कहा जाता है कि टीचर पोस्ट कर रहे हैं और कोई पोस्ट हुआ ही नहीं तो हम जाए कहाँ? स्कूल में तो कोई टीचर ही नहीं है। कक्षा 12 के छात्र कहते हैं कि हम रोज स्कूल आते हैं लेकिन कोई विषय शिक्षक ही नहीं है। हमें सिर्फ डिजिटल मटेरियल देखने के लिए कहा जाता है, क्या इससे करियर बन जाएगा? बच्चों की यह बेचैनी अब गुस्से में बदल गई है। वे कलेक्टर और डीईओ ऑफिस के चक्कर काटते रहे लेकिन हर बार एक ही जवाब मिल रहा है, अभी इंतजार करो। कलेक्टर ऑफिस के बाहर बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें पढ़ना है, टीचर दो, वादा नहीं। वादों से पेट नहीं भरता, पढ़ाई टीचर से होती है, एलईडी टीवी से नहीं। हमें असली शिक्षा चाहिए। जिलाधिकारी ने माना कि यह स्थिति गंभीर है। उन्होंने बताया कि सभी पद डिपुटेशन से भरने के लिए कोई टीचर वहां पोस्ट नहीं चाहता और मैंने स्कूल प्राचार्य से बात किया है और कोशिश कर रहा हूं दूसरे आत्मानंद स्कूल से कुछ शिक्षक भेजे जाएं। कलेक्टर से अनुमति मिलते ही शिक्षक भेजे जाएंगे। कलेक्टर कहते हैं कि शिक्षा हमारी प्राथमिकता है, डिपुटेशन के जरिए जल्द भेजे जाएंगे। मैंने डीईओ को तत्काल व्यवस्था करने को कहा है लेकिन बच्चों का कहना है कि ये सिर्फ वादे हैं, जमीनी हकीकत कुछ और है। उन्हें ठोस समाधान नहीं मिला। हम स्कूल जाते हैं, पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है। क्या सरकार को ये नहीं दिखता है? शराब की दुकान तो हर जगह खुल रही है लेकिन स्कूल में टीचर नहीं मिल रहे हैं। यही है सरकारी प्राथमिकता। क्या शिक्षा व्यवस्था सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गई है? क्या बच्चों के सपनों का कोई कीमत नहीं है? बच्चों को शिक्षा चाहिए, सिस्टम से जवाब नहीं। झारखंड में किताब वितरण की समस्या। झारखंड के सरकारी स्कूल में किताबों की किल्लत है। शिक्षा का अधिकार सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि बच्चों का मूल अधिकार है लेकिन झारखंड के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले हजारों बच्चों का आज भी किताब नहीं मिला है। वे किताब के इंतजार में आज भी हैं। फटी पुरानी किताब से बच्चे पढ़ रहे हैं, टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। नई शैक्षणिक सत्र 25-26 की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है मगर 1 महीने बीत जाने के बाद भी राज्य के कई सरकारी स्कूल में किताबें नहीं पहुंच पाई है। सरकार द्वारा 1ली से 12वीं तक के छात्रों को हर साल मुफ्त किताबें दी जाती है। क्लास 1 से 8 तक छात्र को क्लास 1 से 8 तक की किताबें समग्र शिक्षा अभियान के तहत और क्लास 9 से 12 तक की किताबें राज्य निधि से दी जाती है। लेकिन हर साल की तरह इस बार भी
टेंडर प्रिंटिंग और सप्लाई की देरी से बच्चों की पढ़ाई को बाधित कर दिया है। किताबें सत्र की शुरुआत में बहुत कम ही पहुंच पाती है। कई बार तो बच्चे साल के बीच में जाकर किताब पाते हैं। जिला की स्थिति आप आराम से देखिए क्या हाल है। और इसका खामियाजा बच्चों को क्यों भुगतना पड़ता है? क्या शिक्षा सिर्फ घोषणाओं तक सीमित रहेगी? कब मिलेगा झारखंड के बच्चों को उनका मूल अधिकार? एक समय पर किताब और सम्मानजनक शिक्षा। झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के अधिकारी का कहना है कि किताबों की आपूर्ति जारी है और जल्द ही पूरी की जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि हर साल यही देरी क्यों होती है? सरकार से सवाल जरूरी है क्योंकि बच्चों का भविष्य दांव पर है। दोस्तों, इंदौर का हाल देखा जाए तो इंदौर मध्य प्रदेश शिक्षा हब कहलाने वाला शहर आज खुद एक गहरे शैक्षणिक संकट से जूझ रहा है। इंदौर के कॉलेजों, खाली क्लासरूम और स्टूडेंट परेशान बैठे रहते हैं। सरकारी कॉलेजों और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय DAVV में 300 से अधिक शिक्षकों की पोस्ट खाली है। इसका सीधा असर कक्षा शिक्षण, शोध कार्य और विद्यार्थियों के भविष्य पर पड़ रहा है। इंदौर में 300 प्लस शिक्षकों के पद खाली हैं। DAVV की 3 प्रमुख शाखाओं में स्थायी शिक्षक नहीं है। यह संकट कोई नया नहीं, वर्षों से ये संकट गेस्ट फैकल्टी से चल रहा है। गेस्ट फैकल्टी एक अस्थायी शिक्षक या प्रोफेसर होते हैं जो किसी शैक्षणिक संस्था में कुछ समय के लिए पढ़ाते हैं। अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और वाणिज्य जैसे विषयों में तो स्थायी शिक्षकों की मौजूदगी न के बराबर है। हमारे विभाग में एक भी स्थायी शिक्षक नहीं है। हर साल नया गेस्ट आता है। ना पढ़ाई में निरंतरता है, ना प्रशासन में। DAVV की स्थिति, स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस कोई स्थायी शिक्षक नहीं है। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस कोई स्थायी शिक्षक नहीं है। स्कूल ऑफ पूर्णतः गेस्ट फैकल्टी पर निर्भर है। IIT सिविल इंजीनियर डिपार्टमेंट में कोई स्थायी शिक्षक नहीं है। और सरकारी कॉलेजों में न सिर्फ शिक्षक बल्कि स्पोर्ट्स ऑफिसर और लाइब्रेरियन की पोस्ट भी खाली है। खेल गतिविधियां ठप हो चुकी हैं और विद्यार्थी निजी एकेडमी की तरफ जाने के लिए मजबूर है। अब उच्च शिक्षा विभाग DHE ने फैसला किया है कि कॉलेज पर अब अपनी मर्जी से गेस्ट फैकल्टी नहीं रख सकेंगे। GFMS के तहत यह नियंत्रित होगी। DHE अतिरिक्त निर्देशक का कहना है कि नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। कुछ विषयों में योग्य उम्मीदवार मिलना कठिन है और कुछ मामलों में कोर्ट केस पेंडिंग है। लेकिन असली समस्या है मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग MPPSC के माध्यम से नियमित भर्ती के बार बार देरी, विज्ञापन निकलते नहीं, इंटरव्यू होती नहीं और पोस्ट भरने की प्रक्रिया सालों तक अटकी रहती है। खाली कॉलेज का स्टाफ रूम, छात्र लाइब्रेरी में बैठकर खुद पढ़ाई करते रहते हैं। शहर में शिक्षा की ऊंचाइयों की बात होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि कॉलेज पढ़ाए जाने वाले ही नहीं है। क्या इंदौर का ये एजुकेशन हब कहलाना अब सिर्फ एक नाम मात्र बनकर रह जाएगा? सरकार को चाहिए कि ठोस कदम उठाए, खाली पद भरिए, शिक्षा बचाइए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तर का हाल बहाल है। 10 बजे के बाद भी नहीं पहुंचते अधिकारी कर्मचारी। ज्यादातर विभागों में ताला लटका मिला है। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में शासकीय कार्यालय सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश अनुसार सप्ताह में सिर्फ 5 दिन ही कार्य होते हैं। इसके साथ ही ऑफिस खुलने और बंद होने की टाइमिंग में बदलाव किए गए हैं, जिसमें सभी शासकीय कार्यालय सुबह 10 बजे तक खुल जाना चाहिए और शाम के 5:30 बजे तक कार्य करना रहता है। लेकिन यहाँ का हाल थोड़ा अलग है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि इसमें राज्य मंत्रालय, विभाग अध्यक्ष कार्यालयों, सभी मैदानी कार्यालयों में शनिवार को भी अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक अनिवार्य कर दी गई है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी इसका पालन नहीं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसका कारण शायद यहाँ का मौसम भी हो सकता है। जब सोमवार की सुबह हरिभूमि ने इसकी छानबीन करने पहुंची तो सुबह 10 बजे जिला मुख्यालय के लगभग सभी कार्यालयों में ताला लटका दिखाई दिया। पता करने पर पता चला कि 11 बजे के पहले यहाँ कोई कार्यालय नहीं खुलता और न ही कोई अधिकारी आते हैं। यहाँ के अधिकारी कब आते हैं और कब जाते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहीं इससे आगे जब PW ऑफिस को देखा गया तो यहाँ 10 बजे के बाद तो ऑफिस खुल जाती है, लेकिन यहाँ के अधिकारी कर्मचारी नहीं मिलते। यहाँ वो मिले जो इंजीनियर साहब के चैम्बर को बना रहे थे। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि 11 बजे तक कर्मचारी आते हैं। PHE दफ्तर में एक महिला कर्मचारी सफाई करते नजर आई। उसने बताया कि 11 बजे से पहले कोई नहीं आते। 50,000 फर्जी कर्मचारी, 230 करोड़ का रहस्य। क्या 50,000 भूत कर्मचारी मध्य प्रदेश के खजाने में घूम रहे हैं? क्या आप मानेंगे कि 50,000
सरकारी कर्मचारी अचानक हवा में गायब हो गए। ना वे काम पर हैं, ना उन्हें वेतन मिल रहा है, लेकिन दस्तावेज में उनका नाम, पहचान पत्र और कर्मचारी कोड सब मौजूद है। यह कोई भूतिया कहानी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के सरकार के रिकॉर्डों में दर्ज सबसे बड़े वेतन घोटालों में से एक का संकेत हो सकता है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में सामने आया कि 50,000 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह दिसंबर 2024 से रुकी हुई है, जिन्हें पूरे 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। और अब शक की सुई 6,000 से ज्यादा ड्राइंग एड डिस्टर्बिंग ऑफिसर्स डीडीओएस पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भूत कर्मचारी कभी थे ही नहीं? क्या सरकारी सिस्टम में नाम जोड़कर सालों से फर्जी तनख्वाह निकाली जा रही थी? सवाल उभरते हैं, ये कर्मचारी कहाँ हैं? क्या वे सस्पेंड हैं या बिना वेतन छुट्टी पर हैं, या फिर कभी अस्तित्व में थे ही नहीं? सरकारी दस्तावेज कहते हैं ये लोग मौजूद हैं, नाम है, कोड है, लेकिन ऑफिस नहीं आते, काम नहीं करते और अब वेतन भी नहीं ले रहे हैं। तो फिर सवाल ये उठता है, 230 करोड़ की तनख्वाह आखिर जा कहाँ रही थी? घोटालों का शक गहराता जा रहा है, मामले की जांच जारी है, लेकिन अगर ये आंकड़े सही हैं तो यह मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा वेतन घोटाला हो सकता है। भूत कर्मचारी, सिस्टम की चूक या साजिश? सच्चाई क्या है, जांच के बाद सामने आएगी। सरकारी नौकरी का इंतजार की सजा। उत्तर प्रदेश के अटकी हुई भर्ती की कहानी कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन जब मेहनत के बाद भी सालों तक सिर्फ इंतजार ही मिले तो क्या ये सिस्टम की नाकामी नहीं है? उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले लाखों युवकों के लिए यह सपना अब सिर्फ परीक्षा देने तक सीमित रह गया है। भर्ती होती है, परीक्षा होती है, इंटरव्यू भी होती है, पर नियुक्ति कब होगी किसी को पता नहीं। 2022 में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी यूपीएससी में 1071 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती निकाली थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रक्चरिंग के कारण ये प्रक्रिया रुक गई। नतीजा, हजारों कैंडिडेट 2 साल से इंतजार में हैं। 2018 में निकाली 1477 जूनियर इंजीनियर और फोरमैन की भर्ती। 2023 में दस्तावेज सत्यापन हुआ, 4568 उम्मीदवार को बुलाया गया, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं आया। क्या ये 6 साल का इंतजार जायज है? 2022 में हुई लेखपाल परीक्षा में 8085 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया। जनवरी 2024 में खुद नरेंद्र मोदी जी ने नियुक्ति पत्र बांटे, लेकिन फिर कानूनी विवाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और अब सब कुछ फिर से अंधेरे में है। सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेबस बोर्ड ने 2022 में टीजीटी और पीजीटी पदों के लिए आवेदन मांगे। 463 युवकों ने आवेदन किया, लेकिन 2 साल बाद भी न तो परीक्षा की तारीख तय हुई, न कोई अपडेट मिला। इन भर्तियों में हो रही देरी ने हजारों युवकों का भविष्य अंधेरे में डाल दिया है। ना कोई निश्चित तारीख, ना कोई स्पष्ट जवाब। सवाल ये है, क्या सरकारी नौकरी अब सिर्फ वादों की राजनीति बनकर रह गई है? न्याय दो, नियुक्ति दो, भर्ती को राजनीतिक से अलग करो, युवकों के सब्र की परीक्षा मत लो। इंतजार की भी एक सीमा होती है। अब समय है जवाबदेही तय करने का। दोस्तों, पलारीविटम फ्लाईओवर घोटाला भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़ी एक नाकाम इमारत है। केरल के इतिहास का सबसे शर्मनाक इंफ्रास्ट्रक्चर घोटाला, एक फ्लाईओवर जो 100 साल तक चलने वाला था, वह सिर्फ 3 साल में ही दरार आ गया। कोच्चि के NH 66 बाईपास पर बना पलारीविटम फ्लाईओवर केरल के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक बन चुकी है। 2016 में चालू हुआ फ्लाईओवर 2019 में दरारों के कारण बंद कर दिया गया। दरारें भी ऐसी हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां, 10वां और 12वां पिलर तक बर्बाद हो चुके थे। राज्य सरकार ने IIT मद्रास की टीम को जांच के लिए जिम्मा सौंपा। नतीजा, फ्लाईओवर की संरचना इतनी कमजोर पाई गई कि उसकी मरम्मत करना भी संभव नहीं था। उसे पूरी तरह तोड़कर फिर से बनाना पड़ा। फ्लाईओवर की लागत थी 47 करोड़ रुपए। जमीन अधिग्रहण जोड़े तो कुल खर्च 79 करोड़ रुपए है, लेकिन असली कहानी इसके पीछे छुपे भ्रष्टाचार की है। विजिलेंस जांच में खुलासा हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर ने घटिया मटेरियल का इस्तेमाल किया। PWD विभाग ने नियमों के खिलाफ जाकर 8.25 करोड़ रुपए का एडवांस जारी कर दिया। ये सारा पैसा मंजूरी दिलाने में किसका हाथ था? इस पर अपने पद का दुरुपयोग कर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप है। रिमांड रिपोर्ट में साफ कहा गया है, सभी आरोपियों ने अनुचित आर्थिक लाभ उठाया और घटिया निर्माण करवाया। जो पुल जनता के टैक्स के पैसों से बनता है, वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। 100 साल तक चलने वाला फ्लाईओवर सिर्फ 3 साल में चूर चूर हो गया। यह सिर्फ एक निर्माण नहीं, बल्कि भरोसे का ढह जाना था। सवाल उठाना जरूरी है, भ्रष्टाचारियों को सजा कब मिलेगी? जनता के पैसों की बर्बादी का जिम्मेदार कौन है?
दोस्तों, बिहार में वेतन संकट, मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षक तक 8 लाख कर्मचारी 2 महीने से वेतन से वंचित हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक पूरा राज्य जहां मुख्यमंत्री से लेकर क्लास के शिक्षक तक सभी सरकारी कर्मचारी 2 महीने से वेतन के इंतजार में हैं। पटना सचिवालय स्कूल के बाहर खड़े शिक्षक सभी कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। बिहार में 8 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी को दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 का वेतन अब तक नहीं मिला है। जिला क्षेत्रीय कर्मचारी 5 लाख शिक्षक और 50,000 संविदा कर्मी शामिल हैं। वेतन रुकने का कारण है एक नया सॉफ्टवेयर CFMS 2.0 का अर्थ है व्यापक वित्तीय प्रतिबंधक प्रणाली। 3 जनवरी 2025 को इसे लागू किया जाना था, लेकिन डेटा ट्रांसफर में गड़बड़ी और तकनीकी खामियों ने पूरा वेतन विवरण तंत्र जमकर रख दिया। कंप्यूटर स्क्रीन पर एरर मैसेज, फाइलों का ढेर। वित्त विभाग के अनुसार राज्य हर महीने लगभग 6,000 करोड़ रुपए वेतन में खर्च करती है, लेकिन इस नई व्यवस्था में न तो बिल पास हो रहे हैं और न ही वेतन खाते में आ पा रहे हैं। 27 दिसंबर 2024 को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने कहा था कुछ ही दिनों में तकनीकी गड़बड़ियां दूर की जाएगी, लेकिन 2 महीने बाद भी वेतन भुगतान शुरू नहीं हो सका है। इस संकट का सबसे बड़ा असर पड़ा है स्कूल के पढ़ाने वाले शिक्षकों पर और उनके संविदा कर्मचारियों पर, जिनकी रोजी रोटी केवल इस वेतन पर टिकी है। न घर का किराया दे पा रहे हैं, न बच्चों की फीस। क्या डिजिटल सिस्टम का अपग्रेड करना इतना भारी पड़ेगा कि आम आदमी की थाली सूख जाएगा? अब सवाल है, या फिर ये सिर्फ लापरवाही है, प्रशासनिक अकुशलता का नतीजा है, डिजिटल इंडिया या डिजिटल भ्रम? वेतन नहीं मिलेगा तो काम कैसे चलेगा? सरकार जवाब दे, कर्मचारी का दोष क्या है? बिहार में सिर्फ सिस्टम फेल नहीं हुआ है, बल्कि भरोसा भी डगमगा गया है। दोस्तों, बजट 2024-25 जो एक अंतरिम बजट था, लोकसभा चुनाव से पहले पेश किया गया था। सरकार का कुल बजट आकार 47.66 लाख करोड़ है। यह 2023-24 के संशोधित अनुमान से 6.1% ज्यादा है। सरकार की आमदनी और खर्च के बीच का अंतर यानी फिस्कल डेफिसिट, जो कि GDP का 5.1% है, 16.85 लाख करोड़ रहने का अनुमान है और यह बाजार की उम्मीद से थोड़ा बेहतर है। खर्च की बात करें तो इस बार सरकार का फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेलवे जैसे प्रोजेक्ट, लेकिन इसमें काफी चीजें बड़े पैमाने पर नहीं हो पा रही है। सरकार की गैर कर राजस्व अनुमानित 4 लाख करोड़ है, जो कि 6.4% की बढ़त है। इसमें 2 मुख्य स्रोत हैं। डेवी स्टेटमेंट 50,000 करोड़ है, RBI और पब्लिक सेक्टर बैंकों से डिविडेंड 1.2 लाख करोड़ है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार का फोकस राजकोषीय संतुलन बनाए रखने और बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाने पर है। ग्रोथ 6.1% का हुआ है, फिर भी जो जरूरत की चीजें हैं, शिक्षा और अन्य चीजें जिसके ऊपर बात किए, वो काफी पीछे है।